गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं अमिताभ गुप्ता डिस्कवरी क्लासेज यूट्यूब चैनल जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमने भौगोलिक विचारधारा के इतिहास के बारे में पढ़ा, उसके कालक्रम के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने यूनानी विचारकों के बारे में पढ़ा और यूनानी विचारकों में हम सबसे पहले होमर की चर्चा की और होमर के बाद हम थेल्स पढ़ चुके थे। आज हम जो नेक्स्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे और वो है अनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि एनेक्सिमेंडर ने यूनानी विचारधाराओं के बारे में, यूनानी विचार कौन कौन से दिए, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अनेक्सिमेंडर। तो मित्रों, अनेक्सिमेंडर कि जब हम चर्चा करते हैं, एनेक्सिमेंडर को पढ़ते हैं, तो एनेक्सिमेंडर के बारे में बता सकते हैं कि एनेक्सिमेंडर क्या है। एक यूनानी भूगोलवेत्ता है और यह इसको हम कह सकते हैं कि ये यूनानी विचारक है। इसको हम विचारक भी कह सकते हैं। दूसरा, ये क्या है, यूनान का एक विख्यात दार्शनिक भी कहलाता है। क्या है? यूनान का विख्यात दार्शनिक, या हम इसको कह सकते हैं फिलोसफर। तो मित्रों, अनेक्सिमेंडर कौन था? यूनानी भूगोलवेत्ता था या विचारक था या दार्शनिक हम कह सकते हैं या फिलोसफर कहें। तो अनेक्सिमेंडर यूनान का एक बहुत दार्शनिक, विचारक, भूगोलवेत्ता था। इसके बारे में इसके आगे अगर चर्चा की जाए तो अनेक्सिमेंडर को गणित भूगोल का पिता कहा जाता है। और गणित भूगोल के पिता की जब हम बात करते हैं तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था थेल्स के बारे में कि थेल्स ने क्या किया था, आधारभूत प्रमेयों को जन्म दिया। उसने बहुत सारी प्रमेयों या ज्यामिति की बहुत सारी गणनाओं के बारे में उसने चर्चा की, या उसने क्षेत्रफल के बारे में बताया। तो इस प्रकार से उसने क्या किया था, गणित का विकास किया। तो इसी तरीके से एनेक्सिमेंडर ने भी क्या किया, गणित का विकास किया, गणित के बारे में बताया, या हम कह सकते हैं इसने ज्यामिति के बारे में बताया। जिस प्रकार से थेल्स ने ज्यामिति के 6 सूत्र प्रतिपादित किए थे, उसी प्रकार से अनेक्सिमेंडर ने भी गणित के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इसलिए अनेक्सिमेंडर को भी गणित का पिता कहा जाता है। हम अगर सामान्य रूप से कहें तो अनेक्सिमेंडर और थेल्स को, दोनों को सम्मिलित करके या दोनों को क्या कहा जाता है, गणित का पिता कहा जाता है। तो गणित का पिता अनेक्सिमेंडर और थेल्स को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गणित का विकास किया, गणित के बारे में बताया। मैथमेटिक्स, या कहें हम फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। इसके बारे में नेक्स्ट अगर एनेक्सिमेंडर की बात जब हम करते हैं तो अनेक्सिमेंडर ने क्या किया था, अनेक्सिमेंडर ने कॉस्मोलॉजी, जो कि किसकी पुस्तक थी, थेल्स की थी, तो कॉस्मोलॉजी को इसने विकसित किया था। क्या किया था? कॉस्मोलॉजी किसकी पुस्तक थी? ये थेल्स की एक पुस्तक थी। और उस बुक्स को इसने क्या किया था, विकसित करने का कार्य कौन करता है? अनेक्सिमेंडर करता है। या हम कह सकते हैं कि जो कॉस्मोलॉजी है, इस कॉस्मोलॉजी में थेल्स ने किसका वर्णन किया था? ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत दिए थे, ब्रह्मांड के बारे में चर्चा की थी। तो दोस्तों, जिस प्रकार से थेल्स ने कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांतों के बारे में चर्चा की, या कॉस्मोलॉजी जो पुस्तक थी उसके बारे में बताया है, उसको प्रतिपादन किया, कॉस्मोलॉजी का प्रतिपादन किया थेल्स ने, तो उसी पुस्तक को इसने क्या किया था, ये एनेक्सिमेंडर ने उसको क्या किया था, विकसित किया था। विकसित करने का कार्य कौन करता है? अनेक्सिमेंडर करता है। और इसलिए अनेक्सिमेंडर ने ब्रह्मांड के बारे में भी, या कहें कि ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांतों के बारे में भी चर्चा की।
क्या किया? एनेक्सीमेंडर ने कॉस्मोलॉजी को विकसित किया। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत या ब्रह्मांड की जो सिद्धांतों के बारे में बताया गया। तो इसी प्रकार से एनेक्सीमेंडर ने उनको क्या किया था, उस कॉस्मोलॉजी को विकसित करते हुए ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांतों के बारे में भी इसने चर्चा की। कहने का मतलब कि थेल्स और एनेक्सीमेंडर दोनों ने लगभग समान रूप से कार्य किया था। थेल्स ने जिस कार्य को किया उसको इसने आगे बढ़ाया एनेक्सीमेंडर ने। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए एनेक्सीमेंडर की, तो एनेक्सीमेंडर ने एक यंत्र का आविष्कार किया था, एक उपकरण का आविष्कार किया, और इस यंत्र का क्या नाम था? इस यंत्र को कहा जाता था नोमोन। क्या कहा जाता था? नोमोन। तो नोमोन का जो आविष्कारक था, नोमोन की जो खोज करता था, नोमोन की जो खोज की वो किसने की थी? एनेक्सीमेंडर ने। मित्रों, बात आती है कि नोमोन क्या है। तो नोमोन एक सूर्य घड़ी के समान है, या हम कह सकते हैं एक सूर्य घड़ी है। एक सूर्य घड़ी के समान क्या है? यंत्र है। जो क्या करता है? नोमोन यंत्र के द्वारा हम समय का मापन करते हैं। क्या करते हैं? नोमोन यंत्र के द्वारा हम किसका मापन करते हैं? समय का मापन। और ये किस प्रकार से कर सकते हैं हम किस प्रकार से करते हैं? तो इसके बताया जाता है कि छाया या परछाई के द्वारा छाया की जो लंबाई है उसके आधार पर हम उसको देखकर किसका पता लगाते हैं? समय का पता लगाते हैं। तो नोमोन क्या है? सूर्य घड़ी के समान एक यंत्र है जिसका आविष्कारक कौन था? एनेक्सीमेंडर था। और एनेक्सीमेंडर ने नोमोन यंत्र का आविष्कार किया, और नोमोन यंत्र एक सूर्य घड़ी के समान यंत्र था। और इसका काम क्या था? ये समय को मापन करता था। किस तरीके से करता था? इसमें हम क्या करते थे? पानी में या धूप में क्या करते थे? सूर्य या परछाई, सूर्य की जो छाया थी, तो उस छाया या उसकी परछाई को देखकर हम समय का अनुमान लगाते थे। इसके बाद अगर बात की जाए एनेक्सीमेंडर की, तो एनेक्सीमेंडर ने सबसे पहले विश्व मानचित्र को मापक पर दर्शाने का कार्य जो सबसे पहले किया वो किसने किया था? एनेक्सीमेंडर ने। क्या कार्य किया? विश्व मानचित्र को मापक पर दर्शाने का कार्य किसने किया था? एनेक्सीमेंडर ने किया। तो एनेक्सीमेंडर का जो नेक्स्ट कार्य है वो क्या है कि इसने विश्व मानचित्र को या विश्व का जो मैप था उसको इसने मापक के आधार पर दर्शाया, या मापक के आधार पर दर्शाने का कार्य किया। स्केल के आधार पर इसने तो उसको दर्शाया। सबसे पहले यूनानी विचारकों की जब चर्चा की जाती है तो यूनानी विचारकों में एनेक्सीमेंडर पहला यूनानी विचारक था या दार्शनिक भूगोलवेत्ता था जिसने विश्व मानचित्र को मापक पर दर्शाने का कार्य किया। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट कार्य है वो ये है कि इसने विश्व को दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? एनेक्सीमेंडर ने विश्व को दो भागों में बांटा। या हम कहें कि इसने विश्व को दो भागों में बांटने का कार्य किया। विश्व को दो भागों में बांटने का कार्य कौन करता है? एनेक्सीमेंडर। दो भाग कौन कौन से थे? पहला था यूरोप और दूसरा एशिया।
तो अनेक्सीमेंडर ने क्या किया, अनेक्सीमेंडर ने विश्व को दो भागों में बांटा, यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया में बांटने का कार्य कौन करता है, अनेक्सीमेंडर। इसके बाद इसने जो पृथ्वी की आकृति के बारे में चर्चा की, तो पृथ्वी की आकृति के बारे में चर्चा करता है कि पृथ्वी वृत्ताकार है। पृथ्वी को किस प्रकार की बताता है, वृत्ताकार बताता है, और महासागर से घिरी हुई बताता है। और इससे पहले के जितने भी विद्वान हुए जिनकी हमने चर्चा की, होमर की और थेल्स की, तो उन्होंने भी पृथ्वी को किस प्रकार का बताया, वृत्ताकार बताया, या चपटी हम कहते हैं तो चपटी या वृत्ताकार बताया। और महासागर से घिरी हुई, या आप कह सकते हैं कि महासागर सरिता जो नदी है उससे चारों तरफ घिरी हुई, इसने क्या माना, पृथ्वी को माना। इसके बाद अगर बात की जाए एनेक्सीमेंडर की, तो एनेक्सीमेंडर का एक कार्य और आता है, इसका एक और विचार है कि इसने जो जीव है, जीव की उत्पत्ति किसमें मानी, सबसे पहले जल में मानी। जीव की उत्पत्ति को किसमें मानता है ये, जल में। एनेक्सीमेंडर क्या बताता है, या एनेक्सीमेंडर का क्या विचार है कि जीव की उत्पत्ति सबसे पहले किसमें होती है, जल में होती है। जल में जन्म लेता है कौन, जीव। जीव का जन्म जल में होता है, और जल के बाद ही थलचर जीवों का विकास होता है। तो इस बारे में चर्चा कौन करता है, एनेक्सीमेंडर करता है। तो मित्रों, ये था एनेक्सीमेंडर के बारे में। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मित्रों हेकेटियस के बारे में। हेकेटियस की जब चर्चा की जाती है तो हेकेटियस को हम सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। जो मुख्य जो बात है हेकेटियस के बारे में जब हम करते हैं, तो हेकेटियस को कहा जाता है भूगोल का पिता। भूगोल का पिता को किसको कहा जाता है, हेकेटियस को कहा जाता है। मित्रों, अपन ने एनेक्सीमेंडर के बारे में पढ़ लिया। एनेक्सीमेंडर के बारे में जो नेक्स्ट जो यूनानी विचारक है उसका नाम है हेकेटियस। हेकेटियस कौन था? हेकेटियस भी एक यूनानी भूगोलवेत्ता था जिसकी चर्चा हम कर ही रहे हैं। यूनानी विचारकों को हम पढ़ रहे हैं, तो हेकेटियस भी यूनानी भूगोलवेत्ता था। हेकेटियस यूनानी भूगोलवेत्ता था और इसको भूगोल का पिता भी कहा जाता है। तो मित्रों, हमने हेकेटियस के बारे में क्या जाना कि हेकेटियस को यूनानी भूगोलवेत्ता है और जिसको हम क्या कहते हैं, भूगोल का पिता कहते हैं। इसको महान राजनीतिज्ञ भी कहा जाता है। कौन था ये महान राजनीतिज्ञ? भी था, राजनीति के बारे में भी अपना ज्ञान रखता था। और इसको यूनान के अग्रज भूगोलवेत्ताओं के बारे में भी जाना जाता है, या के रूप में जाना जाता है। अग्रज भूगोलवेत्ताओं के रूप में जाना जाता है। बात आती है इसकी भूगोल के पिता के रूप में ख्याति की कि इसको भूगोल का पिता क्यों कहा जाता है।
मित्रों इसकी एक पुस्तक थी जेस पेरियोडस। इसकी जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या था? जेस पेरियोडस, ये इनकी एक पुस्तक थी। और जेस पेरियोडस में इन्होंने क्या किया, जेस पेरियोडस में इन्होंने भूगोल का व्यवस्थित वर्णन किया, या हम कह सकते हैं सिस्टेमेटिक तरीके से भूगोल को दर्शाया, भूगोल के बारे में बताया। जेस पेरियोडस में इन्होंने भूगोल का व्यवस्थित वर्णन किया। भूगोल के बारे में एक व्यवस्थित तरीके से जो चर्चा की, सिस्टेमेटिक तरीके से जो चर्चा की, वो किसने की? हेकेटियस ने की। और व्यवस्थित वर्णन करने के कारण ही भूगोल जो हेकेटियस है, हेकेटियस को भूगोल का पिता कहा गया, इनकी पुस्तक के कारण कहा गया, जेस पेरियोडस जो इनकी पुस्तक थी। अगर बात की जाए जेस पेरियोडस की, तो जेस पेरियोडस के 2 खंड थे, इसके 2 वॉल्यूम थे। जेस पेरियोडस के कितने खंड थे? 2 खंड थे। 2 खंडों में पहले में इन्होंने यूरोप का वर्णन किया, यूरोप के बारे में चर्चा की। इनका जो पहला खंड है उसमें इन्होंने यूरोप की चर्चा की। और जो दूसरा जो इनका खंड है, वॉल्यूम है, दूसरा जो पार्ट है जेस पेरियोडस का, वो एशिया के बारे में और अफ्रीका, या इसको लीबिया भी हम कहते हैं। तो अफ्रीका और लीबिया तथा एशिया के बारे में इसने चर्चा की, किसमें? जेस पेरियोडस में। तो जेस पेरियोडस के 2 खंड थे, 2 वॉल्यूम थे। पहले खंड में इन्होंने यूरोप का वर्णन किया, दूसरे में इन्होंने एशिया और अफ्रीका या लीबिया का इन्होंने वर्णन किया। हेकेटियस को मित्रों प्रादेशिक भूगोल वेत्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रादेशिक भूगोल वेत्ता। या हम इसको कह सकते हैं रीजनल ज्योग्राफर। बात आती है कि हेकेटियस को रीजनल ज्योग्राफर या प्रादेशिक भूगोलवेत्ता क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों हेकेटियस को प्रादेशिक भूगोलवेत्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उस समय के ज्ञात विश्व का वर्णन प्रादेशिक आधार पर किया। जो हेकेटियस के समय का जो विश्व था, जिसके बारे में हेकेटियस जानते थे, उस विश्व का ये वर्णन किस प्रकार से करते हैं? प्रादेशिक आधार पर करते हैं। ज्ञात विश्व का जो वर्णन है इन्होंने किस प्रकार किया? प्रादेशिक वर्णन किया। तो इन्होंने क्या किया था? ज्ञात विश्व का प्रादेशिक वर्णन किया। इसके बाद बात आती है हेकेटियस की। तो हेकेटियस एक भ्रमणकर्ता भी था या एक बहुत बड़ा यात्री भी था। इसकी किसमें रुचि थी? इसकी विभिन्न देशों की यात्रा करने में इसकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो मित्रों हेकेटियस ने जो विभिन्न देशों की जो यात्रा की उसमें हम चर्चा कर सकते हैं इसके, जैसे इसने मिस्र की यात्रा की, इसके बाद इसने आर्मेनियाई देश है उसकी भी इसने यात्रा की। काला सागर के तटीय देशों की इसने यात्रा की। तो इस प्रकार से मिस्र, आर्मेनिया, काला सागर, डैन्यूब के तटों की इसने यात्रा की। डैन्यूब जो नदी थी, तो इन सभी देशों की यह यात्रा करता हुआ भूगोल के बारे में विचार प्रस्तुत करता है।
मित्रों, बात हम कर रहे थे जैसे इसने जेस्पेरिडस के 2 खंड बताए। पहला जो खंड था या वॉल्यूम था उसमें यूरोप के बारे में चर्चा की, दूसरे में एशिया, अफ्रीका, लीबिया के बारे में बात की। तो यूरोप को इसने उत्तर में बताया और एशिया और अफ्रीका को ये दक्षिण में बताता है। क्या कहता है कि जेस्पेरिडस के 2 खंड है, 2 खंडों में पहला यूरोप है, दूसरा एशिया अफ्रीका है। एशिया अफ्रीका के बारे में चर्चा की। यूरोप को ये पृथ्वी के उत्तर में बताता है और एशिया या अफ्रीका को दक्षिण में बताता है। हेकेटियस का जो कार्य है, जो इसका जेस्पेरिडस जो कार्य है, इसको पेरिप्लस भी कहा जाता है। हेकेटियस का जो कार्य है वो क्या कहलाता है? पेरिप्लस, या हम इसको कह सकते हैं तटीय सर्वेक्षण। तो हेकेटियस का जो कार्य है वो पेरिप्लस या तटीय सर्वेक्षण कहलाता है। इसके बाद बात करें हेकेटियस की, तो हेकेटियस ने मित्रों पृथ्वी का जो आकार है वो वृत्ताकार बताया। जैसा कि अन्य जो यूनानी भूगोल विचारक इससे पहले के हुए उन्होंने भी पृथ्वी को वृत्ताकार बताया, तो इसी प्रकार इसने भी पृथ्वी को किस प्रकार का बताया? वृत्ताकार बताया और महासागर नदी द्वारा घिरा हुआ माना। इसके बारे में अगर नेक्स्ट हम चर्चा करें तो हेकेटियस जो था वे कैस्पियन सागर को पूर्वी महासागर की खाड़ी समझता था। जो कैस्पियन सागर था, कैस्पियन सागर को पूर्वी महासागर की खाड़ी बताता था। पूर्वी महासागर की खाड़ी इसने किसने बताया? कैस्पियन सागर को हेकेटियस ने पूर्वी महासागर की खाड़ी बताया। इसके बाद अगर इसकी और बातें की जाए तो हेकेटियस ने विभिन्न देशों की या विदेशों की यात्रा की और उस यात्रा में इन्होंने क्या किया था? यूरोप की बहुत ज़्यादा, यूरोप की कई जनजातियों का इसने वर्णन किया, जिसमें हम अगर नाम ले तो मिस्त्री जनजाति, तो इस मिस्त्री जनजाति का भी क्या करता है? वर्णन करता है। तो इस प्रकार से हमने हेकेटियस के बारे में जाना कि हेकेटियस को क्या कहा जाता है। हेकेटियस को प्रादेशिक भूगोलवेत्ता या रीजनल ज्योग्राफर कहा जाता है। हेकेटियस एक यूनानी भूगोलवेत्ता था जिसको हम भूगोल का पिता कहते हैं। भूगोल का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने जेस्पेरिडस की रचना की और जेस्पेरिडस में इसने क्या किया? भूगोल का एक व्यवस्थित वर्णन दिया। भूगोल का व्यवस्थित वर्णन देने के कारण भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट इसकी बात की जाए तो हेकेटियस एक राजनीतिज्ञ भी था, पॉलिटिकल लीडर भी था। ज्ञात विश्व का इसने प्रादेशिक वर्णन किया, इसलिए इसको प्रादेशिक भूगोलवेत्ता या रीजनल ज्योग्राफर भी कहा जाता है। जेस्पेरिडस के 2 खंड इसने बताए। पहले खंड में इसने यूरोप का वर्णन किया, दूसरे में एशिया और लीबिया का वर्णन किया, जिसे हम आज अफ्रीका कहते हैं। यूरोप को इसने उत्तर में बताया जबकि एशिया को इसने दक्षिण में बताया। इसके बाद अगर चर्चा की जाए तो इसने इसकी यात्राओं की, तो इसने विभिन्न देशों की यात्राएं की, जिसमें हम विस्त्र, आर्मेनिया, काला सागर, डैन्यूब नदी के तटों की यात्रा की वर्णन करते हैं कि इसने
इन सभी देशों की क्या की थी, यात्रा की थी। पेरिप्लस जो इसका कार्य है, हिकेटियस का जो कार्य है उसको पेरिप्लस या तटीय सर्वेक्षण भी कहा जाता है। इसके बाद हमने इसकी हिकेटियस के बारे में बताया कि इसने पृथ्वी की जो आकृति है, आकार है, उसको वृत्ताकार बताया और महासागर नदी द्वारा घिरा हुआ माना। इसने कैस्पियन सागर को पूर्वी महासागर की खाड़ी बताया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हिकेटियस के बारे में वर्णन किया। हिकेटियस ने जो जो विचार भूगोल के बारे में या भौगोलिक विचारधाराओं के बारे में बताया, उसकी हमने चर्चाएं की। तो मित्रों, हमने इस प्रकार से हिकेटियस के बारे में पढ़ लिया, होमर के बारे में पढ़ लिया और थेब्स के बारे में पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो होगा हेरोडोटस, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आगे की क्लास जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हेरोडोटस का वर्णन किया जाएगा। तो मित्रों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कृपया इसको प्लीज़ लाइक करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके छोटे जो बड़े भाई बहन हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू। राम राम।